हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल और हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं ना, इट इज़ बेसिकली गिवन इन अ लक्ष्मीकांत। ठीक है, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो लक्ष्मीकांत में दिया होगा। मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा कि लक्ष्मीकांत में जो दिया हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या है। होता क्या है कि भाई मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, दैट वाज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन अ फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हुआ क्या था कि 1600 में इंडिया में कोई आया था। कौन आया था? दैट वाज एन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों आई थी? वो लोग इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स इन इंडिया एज अ ट्रेडर्स। किसने भेजा था उनको? भाई ब्रिटिश क्राउन ने एक एक्सक्लूसिव चार्टर बनाया था। दैट वाज एन एक्सक्लूसिव ट्रेड एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। समझ में आई बात? ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर बनाया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस चार्टर के द्वारा एक लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, उनको एक एकाधिकार प्रोवाइड किया गया कि भाई आप इंडिया में जाओ और वहाँ पे आप ट्रेड करो। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई एज अ ट्रेडर। फिर क्या हुआ? बाय द इयर्स दे हैव ट्रेड एंड दे वर सक्सेसफुल। वो लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, अच्छे से यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे एंड दे वर गोइंग ऑन, एवरीथिंग वाज राइट। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1764 में, यू ऑल नो कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना 1764 में, उसको जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। कहाँ पे प्राप्त हुए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये 3 प्रांतों में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो टेरिटरी थी ना, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट प्राप्त हुआ और उनको वहाँ पे सिविल जस्टिस यानी कि जो सामान्य न्याय होता है ना, उनकी जो टेरिटरी में सामान्य न्याय है ना, उसको चलाने का राइट प्राप्त हुआ, उनको दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही बहुत पैसे वाली कंपनी थी। अब उनको इंडिया का जो सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था बंगाल, वहाँ पर उनको दीवानी राइट्स प्राप्त हो गए। देन इट बिकमिंग मोर रिच, उसके पास बहुत पैसा आने लगा। दूसरा, पैसा आने के कारण उनके मसल पावर्स भी बढ़ने लगे, उनकी ताकत बढ़ने लगी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ लोकल टेरिटोरियल पावर। वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक पावर बन के बाहर आई। जिस तरह से हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग राजाओं का या फिर अलग अलग लोगों का शासन था, जैसे कि हैदराबाद में निज़ाम पावरफुल थे, उस तरह से हमारे दक्कन में मराठास पावरफुल थे उस टाइम पे, और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो थे वहाँ पे मुगल्स पावरफुल थे। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ लोकल पावर, वो एक पावर बन के बाहर आई इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लेकिन हो क्या रहा था भाई? इतना सब कुछ पाने के बाद, जैसे कि इंडिया का जो खजाना है वो उनके लिए खोल दिया गया था। शायद आप लोग जानोगे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे कि भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो उनके लिए है ना, शायद खजाना बंगाल का खोल दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डेप्ट बढ़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो उनके एम्प्लॉय थे, दे आर बिकमिंग रिच। अरे ये क्या हो रहा है यार? देन द ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमोटर थे ना ब्रिटेन में, वो लोग गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उन्होंने बोला कि सर आप लोग हमारी हेल्प करो यार, हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है इसमें और हम ही लोग डेप्ट में जा रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं वो पैसे वाले हो रहे हैं। देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला यार हम लोगों ने आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस प्रोवाइड किया, आपको बोला कि आप इंडिया में व्यापार करो, लेकिन फिर भी आप लोग उसमें चल रहे हो यार, दिस इज़ नॉट गुड। अब क्या करेंगे? तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके माध्यम से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू जो ग्रॉस मिसमैच ऑफ फंड्स हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रहा है, उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कम करेंगे। कैसे करेंगे यार? तो हम सब जानते हैं कि चार्टर्ड एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्टर है ना, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आप लोगों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार प्रोवाइड किए गए हैं ना, जो आप लोगों को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया है ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग रिवीजन करेंगे एवरी 20 ईयर।
ठीक है। एंड द सीरीज ऑफ अमेंडमेंट इन अ चार्टर हैज़ बिन स्टार्ट फ्रॉम 1773 से लेके वो चली 1853 तक। एंड माय फ्रेंड्स, ये जो 1773 से लेके 1853 तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसको बोला जाता है रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का जो प्रशासन था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता था। यहाँ की पॉलिटिकल अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करती थी। तो चलिए देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे ना, उसको रिकॉग्नाइज किया। मतलब क्या हुआ, देखिए चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का राइट्स प्रोवाइड किया गया था, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी एक्वायर्ड की है ना, इंडिया में जिस प्रदेशों पर उसने अधिकार एक्वायर्ड किया है ना, वहाँ पर वो अपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को चला सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ क्या किया उन्होंने कि दे हैव स्टार्टेड ट्रांसफरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे टू द बंगाल। देखिए 1773 में क्या हुआ करता था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी ना, उसमें मेनली 3 जोन्स ऑफ पावर हुआ करते थे। एक हुआ करता था बंगाल, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था मद्रास, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में 3 जोन्स ऑफ पावर हुआ करते थे। तीनों की अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव थी, अपनी अपनी लेजिस्लेटिव थी, अपनी अपनी तरफ से वो अपने अपने रूल्स के हिसाब से वो लोग गवर्नेंस चलाते थे अपने अपने एरिया में। लेकिन 1773 के एक्ट ने क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास ये 2 टेरिटरी थी ना, उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना, उसको उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसकी ओर ट्रांसफर करना शुरू किया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन विच इज स्टार्टेड इन 1773। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा ना, उसमें ये प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गया, अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना बॉम्बे और मद्रास की, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल की ओर ट्रांसफर करना शुरू किया। इसके कारण क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि अब उनकी पोस्ट बड़ी हो गई, उनके पास पावर्स बढ़ने लगी, तो ही इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ऑल वी नो दैट वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसने क्या किया, इस एक्ट ने पहली बार हमारे देश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। माय फ्रेंड्स, यू ऑल नो कि उस टाइम पे जो इंडिया था ना, इट वाज अ फ्रैक्शनेटेड इंडिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा महाराजा मुगल्स वगैरह के शासन चल रहे थे, और वो लोग अपने हिसाब से कानून बनाते थे एंड गवर्नेंस चलाते थे। हम लोग किसी एक छत्र के नीचे नहीं थे, देयर वाज अ नो सिंगल पावर इन इंडिया। तो इस एक्ट ने क्या किया कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ पावर्स मिले हैं, उनकी फंक्शनलिटी बढ़ी है, तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट की गई, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देयर वाज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती थी कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ करती थी और लॉ भी खुद ही बनाती थी। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वो कानून भी बनाती थी और कानून का एग्जीक्यूशन भी करती थी। तो दिस वाज अ प्राइमरीली एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस विच इज फंक्शनिंग एज अ लेजिस्लेटिव आल्सो। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे ना, उनकी सुप्रीमेसी रहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था ना उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी। देन देखिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही इज प्राइमरीली अ लेजिस्लेटिव। यस फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी साहब इज अ लेजिस्लेटिव, क्योंकि हम लोगों ने उनको भेजा है इलेक्ट करके एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ही इज प्राइमरीली अ लेजिस्लेटिव। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टरियल फंक्शंस भी अपने चला रहे, ठीक है ना। तो ही इज वर्किंग एज अ एग्जीक्यूटिव आल्सो, ठीक है। तो ही इज प्राइमरीली अ लेजिस्लेटिव बट फंक्शनिंग एज अ एग्जीक्यूटिव आल्सो। अरे ये क्या हो गया यार, पहले तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हुआ करती थी, आज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आ गई। आज हमारी लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे चली गई। तो यही तो चीज़ है जो हम स्टेप बाय स्टेप पूरे थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे साथ यही सीखोगे कि कैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी में से लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की ओर ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये किया इस एक्ट ने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई थे ना, उनको
उनको प्राइवेट ट्रेड करने से प्रोहिबिटेड कर दिया। उनको बोल दिया कि भाई अब आप लोग अपना प्राइवेट धंधा नहीं चलाओगे, आप लोग क्या करोगे, आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपनी वफादारी निभाओगे एंड यू विल वर्क एज एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा उनको बोला कि अब आप लोग जो है ना इंडियंस से गिफ्ट नहीं ले सकते हो या फिर उनसे रिश्वत भी नहीं ले सकते हो। देखिए होता क्या था कि उस टाइम पे ना वो लोग रिश्वत तो ठीक है लेकिन गिफ्ट के नाम पे ब्राइब लेते थे वो लोग, ठीक है, जो बहुत ही गलत चीज़ थी। और उसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है ना वो लोग रिच होते जा रहे थे। तो इस जो करप्शन है ना उसको रोकने की कोशिश की। तीसरा क्या हुआ, अब देखिए हो क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। यार तकरीबन 173 ईयर्स हो गए, ठीक है। इंडिया को बनाया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंडिया में गवर्नेंस स्टार्ट किसने की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप यार ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे बैठे हो और आप बोल रहे हो कि आप वहाँ पे कोई कानून बनाओगे और हम यहाँ पर आपकी बात सुनेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान ही नहीं रही थी। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप एक गवर्निंग बॉडी बनाओ, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से आप एक गवर्निंग बॉडी बनाओ जो आप लोगों के सभी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू फंक्शंस की हमें रिपोर्ट करेगी। हमें मतलब किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। समझ में आया दोस्तों। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे ना, दे आर स्टक, क्योंकि उनके ऊपर तो एक बॉडी बन गई, गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से। अब उनको अपनी हर एक पेनी का, हर एक रुपये का, हर एक डॉलर का हिसाब देना था थ्रू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से गवर्निंग बॉडी बनाई गई। दूसरी एक अच्छी चीज़ हो गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था ना, वहाँ पे हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। एंड सर एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट जज ऑफ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस थे और दूसरे 3 उनको असिस्ट करने के लिए हुआ करते थे, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट था ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यार अभी पिक्चर ऐसी आ रही है, हमारे पास 2 बॉडी है, एक हो गई हमारी सुप्रीम कोर्ट, दूसरी हो गई हमारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना 4 मेंबर्स की। अब इन दोनों में दिक्कत शुरू हो गई, यार तू बड़ा कि मैं बड़ा, यार वो लोग अपने आप ही समझ नहीं रहे थे। देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 के एक्ट में एक अमेंडमेंट पास किया 1781 में। इस अमेंडमेंट में क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल को छोड़ दो, ठीक है, उसके ऊपर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, आपको उसको रेगुलेट नहीं करना है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है वो अपनी जो जॉब है ना, जब तक वो लोग कार्य कर रहे हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, उस टाइम के दौरान वो जो रेवेन्यू एंड जो अदर डिसीजंस लेके ना, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय उसको भूल जाओ, आप क्या करो, जो कलकत्ता की जनता है ना उसको न्याय दिलाओ। यार आप जुडिशरी फंक्शंस प्ले करो लेकिन आप इन्वॉल्व करो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता की और अदर जनता को। तो इसके कारण क्या हुआ कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हमारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। दोस्तों यही तो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो अभी हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो हमारा फंक्शंस चल रहा है ना सेपरेशन ऑफ पावर का, तो यहीं से निकल के आया है। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, हम लोग इसमें से देखते जाएंगे कि किस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें चल रही है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बहुत पॉपुलरली जाना जाता है। अब उस टाइम पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी ना, वो जुडिशियल प्रोसीजर्स में हिंदू मुस्लिम रिलीजियस जो लॉ हुआ करते थे ना, उसको भी उसने मान्यता दी, उसको मेंटेन करके रखा कि भाई हिंदू कानूनों को और मुस्लिम कानूनों को हम लोग इसमें ध्यान में रखेंगे जुडिशियल डिसीजन देने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1784 में जो 1773 का एक्ट था ना, उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे। उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1784 में एक नया एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। उस टाइम पे ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पिट्स द यंगर वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। अभी उसके पिताजी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो दैट्स व्हाई इनको है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको पिट्स द यंगर कहा जाता था। तो 1784 में क्या हुआ, अब देखिए थोड़ा हम फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना मान नहीं रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट बना रही थी उसको 1773 में कुछ रेगुलेशंस डाले गए, लेकिन उसको ठीक से मान नहीं रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही थी कि भाई हम आपकी बात क्यों माने, इंडिया को तो हमने बनाया है, यहाँ की जो टेरिटरी है उसको हमने एक्वायर्ड किया है। लेकिन 1784 में ब्रिटिश
गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को काट देंगे बीच में से, ठीक है, हम उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे किया उन्होंने? देखिए उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे ना, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, उसको अलग कर दिया। उन्होंने क्या बोला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि भाई आप लोग जो है ना कंपनी की जो कमर्शियल फंक्शंस है ना उसको मॉनिटर करो, उसको रेगुलेट करो, आप उसको चलाओ, ठीक है, कंपनी की जो कमर्शियल व्यापारिक गतिविधियां है उसको आप उस फंक्शंस को देखो, ठीक है, उसमें हमें कोई इंटरफियरेंस नहीं करना है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। और उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक दूसरी बॉडी अपॉइंट की जिसको पॉपुलरली कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस टाइम पे एक डबल गवर्नमेंट आ गई कि भाई एक बॉडी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी, दूसरी बॉडी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी। अब ये हमारी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, इट वॉज अपॉइंटेड बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बहुत ज़्यादा पावर देके रखी थी। उसने क्या किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला कि भाई आप है ना इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी है ना उसके अंदर जितने भी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू फंक्शंस हो रहे हैं ना उन सबको आप सुपरवाइज करो और उसको डायरेक्ट करो। आप उसको सलाह दो कि किस तरह से आपको सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू फंक्शंस चलाने हैं, किस तरह से उसका हिसाब रखना है, किस तरह से आपको वो हिसाब देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आ गई एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम द सुपीरियर पावर इन द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना उसकी इम्पोर्टेंट है ना दो चीज़ों से है, ठीक है, दो चीज़ों से। पहली चीज़ ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जो टेरिटरी एक्वायर्ड की थी ना, जितनी भी टेरिटरी एक्वायर्ड करके रखी हुई थी ना उसको बोला गया ब्रिटिश पोजीशन की टेरिटरी, ठीक है, उसको बोला गया ब्रिटिश पोजीशन। समझ में आई बात कि जिस एरिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है ना, जहाँ पे वो शासन चला रही है ना, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मालिकी नहीं होगी, उस पर मालिकी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की या फिर ब्रिटिश क्राउन की। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी ना उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल आ गया। तो यही तो उनका उद्देश्य था कि वो लोग धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शंस है ना उसको मॉनिटर करना चाहते थे, उसको रेगुलेट करना चाहते थे एंड दे वांट अ सुप्रीम पावर, सुप्रीम कंट्रोल ओवर दी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि ये लोग इसमें थोड़ा सक्सेस हो रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1830 में एक और अमेंडमेंट आया चार्टर में, ठीक है, इट वॉज पॉपुलरली नॉन एज ए चार्टर्ड एक्ट 1833। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब तक हमने देखा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया था, इट हैज़ अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1813 ने क्या किया, इसकी जो मोनोपोली थी ना उसको ख़त्म कर दिया। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आके व्यापार कर सकती थी, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार को और ट्रेड विथ चाइना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ व्यापार करती थी ना उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। इट इज़ ए मेंटेन इट्स मोनोपोली इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। दूसरा इसने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आप इंडिया में आओ और आप क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करो। क्यों भाई, क्यों प्रचार करो, ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, पारसी लोग भी आ गए थे, ठीक है, हमारे पास इतनी अच्छे कल्चर थी, हमारी इतनी अच्छी संस्कृति थी, भाषाएं थी, बहुत कुछ था। अब क्रिश्चियन धर्म को आने की क्या ज़रूरत थी, तो इसलिए बुलाया उन लोगों को कि उस टाइम पे क्या हुआ था। आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे यूरोप में एंड पॉपुलरली ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था एंड इट वाज इन द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। अब वो लोग इंडिया क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड का मतलब क्या था, उनको अपना बनाया हुआ माल इंडिया में बेचना था। इंडिया वाज अ मार्केट फॉर अ ब्रिटेन, ठीक है, और अब तो दूसरी कंपनियों के लिए भी इंडिया का मार्केट खुल गया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारी जो कल्चरल, सोशल एंड हमारी जो रिलीजियस बिलीफ है ना उसको उन लोगों ने डाइवर्ट करने का सोचा, ठीक है। उन लोगों ने क्या बोला कि हम धर्म के माध्यम से इंडियंस का वे ऑफ थिंकिंग बदलेंगे और हमारी चीज़ों को उनको बेचेंगे, जिससे वी कैन गेट अ मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड बिकम अ मोर एंड मोर रिच।
तो ये इनका फंडा था क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में लाने का। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हुआ करती थी ना, वहाँ के लोगों के एजुकेशन की भी उनको चिंता थी, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या है कि एजुकेशन ही वे ऑफ थिंकिंग बदल सकता है, एंड दे नीड द एजुकेटेड पीपल टू मेंटेन द गवर्नेंस। ठीक है, उन लोगों को एजुकेटेड पीपल इसलिए चाहिए थे कि उनको गवर्नेंस को भी मेंटेन करना था। तो उन लोगों ने क्या किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को अप्रूवल दिया कि भाई आप इंडिया में आओ। उन्होंने क्या किया, उनकी जो टेरिटरीज थी ना उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि प्रांत हुआ करते थे ना, उसको बोला कि आप टैक्स डाल सकते हो, लोकल लोगों से आप टैक्स कलेक्ट करो, अगर कोई टैक्स देने से मना करता है तो यू कैन गिव अ पनिशमेंट टू हिम। ठीक है, देन द नेक्स्ट द बिग चैलेंज कम। ठीक है, द चार्टर एक्ट 1833, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्मेशन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंस है। अब तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी करती थी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी करती थी। और हम लोगों ने देखा था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसने मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसको ट्रांसफ़र करना शुरू किया था। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको ख़त्म कर दिया और सारी की सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब क्या हुआ, पिक्चर कुछ ऐसे बन के आ गई कि भाई ब्रिटिश टेरिटरीज जितनी है ना, वहाँ पर जितने भी लॉ बनेंगे ना, जो भी कानून बनेंगे ना, इट विल बी फॉर्म बाय द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे देगी ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज़ बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब तो ये हो रहा है ना कि भाई पूरी की पूरी जो पावर्स है इट इज़ ट्रांसफर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब से वो हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वी ऑल नो, ही वॉज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तो ये परिस्थिति आ गई है कि देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना वो सेंट्रलाइज हो गई है टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। माय फ्रेंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कि जब किसी देश की पूरी लेजिस्लेटिव एंड लीगल प्रोसेस किसी एक केंद्र बिंदु पर स्थानांतरित हो जाती है, एक केंद्र बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलोनाइजेशन। ठीक है, यही तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं बाय मीन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड लीगल प्रोसेस। तो यही तो इन लोगों ने कर दिया। इन लोगों ने क्या किया कि सारे के सारे प्रांतों से अपनी लेजिस्लेटिव पावर खींच ली और दे दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर आने के बाद जो भी लॉ बने ना उसको पॉपुलरली कहा जाता है एक्ट्स, एंड उसके पहले जो प्रांतों ने खुद के गवर्नेंस के लिए जो कुछ नियम बनाए होंगे ना उसको बोला जाता था रेगुलेशंस। मीन्स दे वर रेगुलेशंस एंड द न्यू आर एक्ट्स। अब क्या हुआ, देखिए बेसिकली तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करना चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करना चाहती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर क्या था, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो बेसिकली आए थे तो एज ए ट्रेडर, तो उसने क्या किया, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटी खत्म कर दी। बोला अब आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी आपने एक्वायर्ड की है ना, जो ब्रिटिश पोजीशन के एरियाज़ है, जिसको पॉपुलरली हम लोगों ने बोला था ना कि इट वाज अ ब्रिटिश पोजीशन, वर्ड आया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। तो जो ब्रिटिश पोजीशन का जो टेरिटरी एरिया है ना, वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड देयर सक्सेसर्स। समझ में आई बात दोस्तों, क्या बोला इस एक्ट ने कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी अब खत्म हो गई, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट्स अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो क्या करेगी, ब्रिटिश टेरिटरी जो है ना, इंडिया में जो टेरिटरी एक्वायर्ड करके रखी हुई है, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में, उनके ट्रस्ट में और उनके सक्सेसर जो भी उनके वारसागत वहाँ पे जो क्राउन बनेंगे ना, उनके ट्रस्ट में आपको इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। यार देखिए अब तक इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या क्या कर दिया, कमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म कर दी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी। ठीक है, उसको इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन राज करना है ऐसा बोल दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनसे पावर्स भी खींच लिए और सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन फिर भी यार ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण था कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स।
ठीक है। कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है, जो हायर सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि आप लोग, यू पीपल आर गोइंग टू बिकम IAS IPS ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स उसका कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। क्यों? देखिए, एक सिस्टम हुआ करती थी उस टाइम पे जिसे पॉपुलरली बोला जाता है हेलेबरी पेट्रोनेट सिस्टम। ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, हेलेबरी पेट्रोनेट सिस्टम। क्या था उस टाइम पे, है ना, हेलेबरी करके कॉलेज था ब्रिटेन में। वहाँ से जो लोग ग्रेजुएट होके पास होते थे ना, ग्रेजुएट होके बाहर निकलते थे ना, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सिविल सर्वेंट, कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो हायर पोस्ट है ना, उस पर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, समझ में आई बात। जो हेलेबरी कॉलेज थी वहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट होकर बाहर आते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट किया जाता था। एंड अगर किसी को इस हेलेबरी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको चाहिए था स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आई बात, उसको चाहिए थी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसकी बॉडी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो लोग क्यों इंडियंस को इसमें घुसने देंगे? ठीक है ना, वो दूसरों को क्यों स्पॉन्सरशिप देंगे ताकि बाहर का आदमी हमारा सिविल सर्वेंट बने, कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट बने और हमारी पॉलिसीज़ में चेंजेस करे, ठीक है, हमको रेगुलेट करे। ऐसा तो वो चाहेंगे नहीं। तो यही तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कि वो क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, ड्यू टू देयर सिविल सर्वेंट्स। अब क्या हुआ, चार्टर्ड एक्ट ने क्या किया, इट हैज़ स्टार्टेड इनिशिएशन। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई हम क्या करते हैं कि कोविनेंटेड सिविल सर्विस जो है ना, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू करते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कोविनेंटेड सिविल सर्विस तो उनके लिए लॉयल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ कि इंडियंस को इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बाहर लाया गया, नहीं रखा गया, उनको बाहर रखा गया, उनको अलाउ नहीं किया गया। जबकि इस चार्टर में ये प्रावधान किया गया था कि वी शुड इनिशिएट दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स एंड इंडियंस शुड बी अलाउड। ठीक है, इसने बोला था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण उस इंडियंस को उसमें से बाहर रखा गया। इट वॉज अवर वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स कि हम लोग उस टाइम पे इसमें नहीं जा पाते थे, जो कि आज हमारा जो UPSC है ना, इट इज़ लाइक दैट कि भाई ऐसा करना है, लेकिन ऐसा हो पाया नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1853। देखिए, इसमें फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है लास्ट इन अ सीरीज। लास्ट इन अ सीरीज क्यों भाई? अभी तो आपको बहुत लंबा शासन करना है, वाई लास्ट इन अ सीरीज? देखिए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताता हूँ इसने क्या किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मिंग ऑफ, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसने क्या किया, चार्टर्ड एक्ट 1853 ने क्या किया कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसकी दो पावर्स थी, एक थी एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरी थी लेजिस्लेटिव पावर्स। उसने उन दोनों को अलग कर दिया। इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग कर दिया। देखिए, हमारे पास 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले ही थी, ठीक है, उसको एज यूजुअल रखा। उसको बोला आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस अब हम दे रहे हैं 6 मेंबर की दूसरी काउंसिल को। समझ में आई बात? उसने क्या किया, 6 मेंबर की दूसरी काउंसिल बना दी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जो कानून बनाएगी। ठीक है, और उसको बोला गया इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक 6 मेंबर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इस तरह से इसने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया। अब इसने क्या किया था कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी 1854 में। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ने 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने कमेटी बनाई थी 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इस कमेटी को क्या करना था कि जो कोविनेंटेड सिविल सर्विस है ना, उसके लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और उसमें इंडियंस को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले की जो कमेटी थी ना, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, जो मोनोपोली हुआ करती थी ना कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपोजिशन हुआ था, उस पोस्ट के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रावधान किया। 1853 के एक्ट्स के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाई गई फॉर दी कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, एंड उसमें इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी अलाउ किया गया कि भाई आप भी आओ, आप भी एग्जाम्स दो, पास हो, आप भी उस हेलेबरी कॉलेज में पढ़ो, वहाँ से ग्रेजुएट होकर आओ और आपको भी ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट मिलेगी।
तो इस तरह से उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना वो ख़त्म कर दी ऑन दी कोविडेंटेड सिविल सर्विस। दूसरा इसने ऐसा किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, 6 मेंबर्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसके अंदर लोकल प्रोविंसेस में से भी प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई 6 में से जो 4 मेंबर थे ना वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा से आए थे। ठीक है, तो 6 में से 4 मेंबर्स को लोकल रिप्रेजेंटेशंस को भी उसमें अलाउ किया गया। तो इस तरह से इसने क्या किया कि जो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन था ना उसमें उसको थोड़ा दूर करना शुरू किया। लेकिन स्टिल वी आर इन द कंडीशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हो। अभी भी हमारा जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज सेंट्रलाइज्ड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी तो खत्म हो गई, बची सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर रेगुलेशन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि डायरेक्टली आ रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो अब इसके ऊपर अपना खुद का भी कुछ ज़्यादा कंट्रोल है नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पे पॉलिटिकल एक्टिविटी का। पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को अलग कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है कि उसमें भी लोकल रिप्रेजेंटेशंस है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो या ऐसा कुछ हो। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ऐसा कुछ है नहीं कि हमें और ज़्यादा चार्टर में अमेंडमेंट करने पड़े, और उन्होंने क्या किया, इस एक्ट में एक चीज़ रखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड देयर सक्सेसर, जो इंडिया की टेरिटरी है ना, ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी है ना, उस पर इंडिफिनिट टाइम के लिए शासन चलाएगी। इस कंडीशन में ये लोग यहाँ पर शासन चलाएंगे। तो इसी के कारण अब उनको नेक्स्ट चार्टर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए ये जो चार्टर था ना इट वॉज अ लास्ट इन दैट सीरीज। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने सोच लिया कि भाई अब ऐसे चलता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें इंडिया से रेवेन्यू मिलता रहेगा, एक मार्केट मिलता रहेगा, हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेचते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों हु नोज़ द डेस्टिनी कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड आफ्टर 1853, सिर्फ 4 साल के बाद 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम हमारा सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, या फिर उसको सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है, या फिर हम उसको 1857 का विप्लव भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आप हिस्ट्री में देखोगे, जैसे कि हमारे जो लॉर्ड वॉलन, हमारे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था, फिर वो एनफील्ड राइफल थी एंड मंगल पांडे एंड एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल, रिलीजियस एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो 1857 के वॉर के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि वॉर ऑफ 1857 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसमें इंडियंस का इतना ज़्यादा अपोजिशन था कि इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट जाते जाते रह गई, ब्रिटिश शासन इंडिया में ख़त्म होते होते रह गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि एक बार ये ख़त्म हो गया ना, फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा कि इस तरह से फिर से कोई विद्रोह या फिर कोई वॉर ना हो। और उसी के कारण क्या हुआ कि फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रूल ऑफ कंपनी था वो ट्रांसफ़र हो गया रूल ऑफ क्राउन में। ठीक है, इट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसके श्योरली आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आशा रखता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटी कवर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।